नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे तो भी नहीं होंगे, थोड़ा टेंशन में होंगे। टेंशन चल रही होगी बोर्ड के एग्जाम्स की। एग्जाम बिल्कुल पास में आ गए हैं, है ना। दिसंबर 2023 के बाद कब जनवरी 2024 आया और कब फरवरी लग गया पता ही नहीं पड़ा। सही बात है ना। तो ये होता है एग्जाम टाइम में, समय का पता नहीं लगता है। और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाते हैं ऐसा लगता है कि नहीं, दिन में शायद 24 घंटे से कुछ कब घंटे हो गए हैं। आजकल दिन 12 घंटे का ही हो रहा है, आजकल दिन 10 घंटे का ही हो रहा है। समय का पता ही नहीं पड़ रहा है कब समय निकल रहा है। वो होता है, सबके साथ होता है। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपका लोड कम करने आया हूं कि केमिस्ट्री में आप किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप इंपॉर्टेंट माने और ऐसे चैप्टर जिनको आप बिल्कुल किसी हालत में छोड़ के ना जाएं। उसके एक एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे जिनको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दे सकते हैं। मतलब प्रायोरिटी तो सबको देनी है ना, थोड़ा लेस प्रायोरिटी दे सकते हैं। और उन चैप्टर्स में से भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ के चले जाएंगे तो जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है और आपको वो चैप्टर्स तो करके जाने ही है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर आपको सबसे पहले करके जाना है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको करना है वो करना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सबसे ज्यादा वेटेज जो रहने वाला है वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप घोट के पी जाइए। इसके एक एक इक्वेशन को, एक एक मैकेनिज्म को, एक एक नेम रिएक्शन को, एक एक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को, इनको आप घोट के पी जाइए, है ना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर जब आपका हो जाएगा तो आप मेरा यकीन मानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसा लगेगा कि एक लोड तो हमारे सर से बिल्कुल कम हो गया है ना। ये बहुत बड़ा लोड है। एक बार आपने ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने के बाद फिर बाकी आपको दूसरे चैप्टर करने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करना है। सेकंड प्रायोरिटी में वैसे आता तो इनऑर्गेनिक के पोर्शन से है, लेकिन आप क्योंकि एक चैप्टर ऑर्गेनिक का कर चुके हैं तो मेरा ये मानना है कि इसके जस्ट बाद आपको वापस ऑर्गेनिक का एक और चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये आपको साथ के साथ कर लेना चाहिए। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये आपको साथ के साथ कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? बोला सर आप तो वेटेज के हिसाब से बोल रहे थे, तो बीच में आप ये डायरेक्ट दोनों चैप्टर ऑर्गेनिक के ही क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि कॉमन है ना। तो उनको जब आप बाद में अगर गैप देके पढ़ेंगे तो आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ लिया, आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जब पढ़ेंगे तो आप जैसे उसको पढ़ने बैठेंगे आपको क्लिक करेगा और ये तो मैंने अभी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इनके अंदर भी क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो चैप्टर आपको उठाना है इसके बाद थोड़ा ऑर्गेनिक को आप गैप दे दें। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर उठाएं वो उठाएं डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद ये चैप्टर उठाएं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ना बेटा कि डी एंड एफ ब्लॉक अगर आप लास्ट मोमेंट में उठाते हैं तो लास्ट मोमेंट में उठाने पे ये ऐसा चैप्टर नहीं कि जिसको आप
एकदम फ्लैश नजरों से मारेंगे और आपको सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसकी एक एक लाइन पढ़नी होती है ना। डी एंड एफ ब्लॉक का एक एक लाइन आपको पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर किस लाइन से कौन सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा आप नहीं कह सकते। इसलिए डी एंड एफ ब्लॉक जो है इसको आप क्या करें, इसको आप अल्कोहल फिनॉल्स खत्म करने के बाद जस्ट बाद आप डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करें और साथ के साथ कोऑर्डिनेशन को निपटा दें। ऐसा क्यों? जैसे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की रिएक्शंस कॉमन थी, वैसे ही डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दोनों एक दूसरे से अटैच है ना। ये आपने चैप्टर पढ़े हैं, आप जानते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डी एंड एफ ब्लॉक में है। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप साथ में करें। ये आपने आधा रास्ता पार कर लिया, मान लीजिए ये आपने आधा रास्ता पार कर लिया है, मतलब 60% मार्क्स तो आपके पक्के हो गए जब आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनॉल ईथर और डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन निपटा लिया था। अब देखो बचा क्या है, बचा 40%। उस 40% के लिए नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर करें? नेक्स्ट आप चैप्टर करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें से भी आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने के बाद फिर आप लें सॉल्यूशंस को। वैसे तो ये जो दोनों चैप्टर हैं इनमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपस में कॉमन है ना, कुछ ही टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ फिर भी इंटरकनेक्टेड हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशंस करने के बाद में फिर आपको प्रायोरिटी देनी है किसको? केमिकल काइनेटिक्स को। केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के बाद में लास्ट में आप हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन और एंड में आप बायोमोलिक्यूल्स, इन चैप्टर्स को है ना। ये आपका 100% कोर्स हो गया है। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 60% तो पहले आप कंफर्म कर लो कि 60% तो भाई ऐसा है कि इनको कोई काट नहीं सकता है। 60% 70% मार्क्स तो मेरे आने ही है। वो कहां से आ गए? वो आपके इन 3 चैप्टर्स आ गए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल ईथर और डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपने कर लिया तो आप ये मान के चले कि 60% तो आपका हो गया था। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स, फिर हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स। अच्छा एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि ये हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में से भी ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम 2 मेन जो चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के इनको पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में प्रायोरिटी दी कि भी आप हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स थोड़ा इनको गैप दे करके फिर उसके बाद करें, है ना। और लास्ट में आपको बायोमोलिक्यूल्स करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप क्या करें कि छोटे छोटे टारगेट बना के चलें। मतलब कि पहले में 60% तो अपने कंफर्म कर लो कि मेरे 60% तो आएंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा और खींचते हैं, चलो इसको 80% की तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा और खींचते हैं इसको, चलो 100% की तरफ लेके चलते हैं, है ना। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो 100% आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। इसके बाद में पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो देखें बेटा कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, इन ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में से नेम रिएक्शंस, सारे नेम रिएक्शंस हो गई, मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में दी हुई है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शंस, reactions of differentiation, reactions of differentiation आप जानते होंगे, जैसे how will you differentiate between methanol and ethanol, 1 degree 2 degree 3 degree alcohols, 1 degree 2 degree 3 degree haloalkanes, है ना, aldehyde and ketone, aldehyde ketone एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। तो डिफरेंशिएट कैसे आप कर सकते हैं, वो रिएक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन आप याद करें अच्छे से।
मैकेनिज्म्स जो जो आपको पहले एनसीईआरटी में गिवन है, मैकेनिज्म्स गिवन इन एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म्स गिवन है उनको अच्छे से याद करें। ये तीन चीजें आपको ऑर्गेनिक में करनी है ना। उसके बाद में इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक में देखो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन बनेगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको करना ही करना है। उसके बाद में वीबीटी और सीएफटी, वीबीटी सीएफटी, ये तीन टॉपिक आपने कर लिए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन्हीं में से होती है ना। हम केवल एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं बेटा ना, ये कोई सीबीएसई का ब्लूप्रिंट नहीं है ना, ये केवल एक प्रिडिक्शन है कि भाई ये टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद सेकंड अगर हम बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में से जितने भी आपके वाई वाले क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना, रीजनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। रीजनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वो रीजनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। रीजनिंग क्वेश्चन करने के बाद में आपको लास्ट में आपने डी एंड एफ ब्लॉक अगर पढ़ा है तो उसमें KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, इनके बारे में, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आप कर लें। उसके बाद में अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वांट ऑफ फैक्टर, इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस अच्छे से कर लें। बाकी मोलैरिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तो कॉमन टर्म्स हैं, ये आपको 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो इनमें भी अप्लाई होंगे, तो वो तो आपको वैसे ही पढ़ने हैं। बाकी मेन जो दो टॉपिक मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल पढ़ के जाने चाहिए वह है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वांट ऑफ फैक्टर्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से आपको एक तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाने हैं। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर आपको नर्स्ट इक्वेशन, और गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नर्स्ट इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और जो आपका इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वाला जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आप अच्छे से कर लें, वो भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, ये आप करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। इसके बाद में, इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद बात करते हैं किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स में से, केमिकल काइनेटिक्स में से आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर दोनों के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, है ना, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इसमें से छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं बेटा। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इनकी हाफ लाइफ
एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर आप सीबीएसई में हैं तो आपको इनकी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इनके फॉर्मूले याद रखने और इनके न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। आरबीएसई में तो आपको इनका डेरिवेशन भी आना चाहिए, है ना। आरबीएसई वाले बच्चों के लिए इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं इनको केवल इनके लास्ट के जो एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन वो याद करने हैं, और उनमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है, उसका आंसर कैसे निकालना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स की अगर हम बात करूं तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन में से आपको इसमें आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शंस अच्छे से पढ़ के जानी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी अच्छे से पढ़ के जानी है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके अलावा यहाँ भी आपको नेम रिएक्शंस जितनी भी हैं, नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, और एक दो मैकेनिज्म्स हैं जहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, सेटजेफ रूल, ये जहां पर लग रहे हैं उनके मैकेनिज्म्स अच्छे से पढ़ के जानी है। और मेन जो इसमें से टॉपिक है वह है SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, और एलिमिनेशन रिएक्शन जो आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की आती है। लास्ट आपका था बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं बायोमोलिक्यूल्स को। देखिए बायोमोलिक्यूल जो है इसमें से आपको जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, इनके स्टार्च हो गया, इन सब के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको याद रखना है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको अच्छे से याद करना है इसमें, ठीक है। मेन ये तो टॉपिक इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। उसके अलावा आपको न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, इनके बारे में इसमें से बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। अगर इसमें से ज्यादा पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो लगती है केस स्टडी इसमें से बन सकती है आपके, है ना, बायोमोलिक्यूल्स में से केस स्टडी बनने के पूरे चांस हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और डीएनए आरएनए डिफरेंस और न्यूक्लिक एसिड में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर आप पढ़ लेंगे जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं, तो आई श्योर कि आप 80 to 90% तो स्कोर इन्हीं टॉपिक्स में से कर लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको कब करने हैं बेटा, ये करने कब है, ये आज से ही नहीं पढ़ने हैं। आज से तो अभी तो आपको जब तक एग्जाम बिल्कुल पास में नहीं आ जाते तब तक तो आपको सारे चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से करने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको एग्जाम में जब 4 दिन का गैप आ रहा है ना, उस 4 दिन के गैप में से लास्ट के दिन, स्टार्टिंग के 3 दिन आपको फुल रिवीजन करना है, और लास्ट के दिन, है ना, जब एक दिन बचा हुआ है आपका, उस दिन आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब कोई बच्चे सोचे कि नहीं सर ने बता दिया तो इन्हीं में से सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। ये ज्यादा प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको एग्जाम से एक दिन पहले छोड़ना ही नहीं है, इनको तो करके जाना ही है, और बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे तो आई होप आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक। घबराएं नहीं, अपना पे विश्वास रखें। एग्जाम टाइम पे जनरली ऐसा होता है कि बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एग्जाम के बारे में एक सिंपल सी बात ध्यान रखें बेटा कि ये जो एग्जाम है ये हर साल होता है, कोई बड़ी नई चीज नहीं है ना। इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम आपको लाइफ में देने हैं, इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि आपने पूरे साल इतने सारे टेस्ट दिए, इतने सारे एग्जाम दिए,
उन्हीं की तरह ये भी एक एग्जाम होने वाला है ना। लोड ना लें, अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें और पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जाएं और आप मान के चलें कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और जब पेपर अच्छा होगा तो पेपर देने के बाद इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, एक और वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद।